तो आज मैं एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ डिमांड। तो हमें लगता है कि डिमांड होता है कि अगर हमें कोई चीज़ का चाहत है तो उसको डिमांड कहेंगे, तो वैसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में उसे बहुत ब्रॉड बताया गया है। डिमांड बस विल नहीं होता है। डिमांड होता है कि अगर हमारे पास मीन्स है, जैसे कि हमारे पास मनी है उसको खरीदने का, कोई कमोडिटी को, और हम हमारा विल भी है तब, और हम उस पर स्पेंड भी करना चाहते हैं, तब उसको डिमांड कहते हैं। तो ये हुआ डिमांड का मीनिंग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो पहला है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड उसको कहते हैं जब हम अगर एक कमोडिटी के साथ दूसरा कमोडिटी साथ में खरीदे। जैसे कि हम खरीदते कार, अगर कार खरीदे तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए तो इसको जॉइंट डिमांड कहेंगे। पेन खरीदे तो उसके लिए इंक चाहिए। ये सब हमारे को ये सब जॉइंट डिमांड होता है। अब अगला पॉइंट है कंपोजिट डिमांड। अगर हम कोई कमोडिटी को बहुत सारे यूज़ में डालेंगे तो उसको कंपोजिट डिमांड कहते हैं। जैसे कि मिल्क, तो मिल्क का हम लोग ने दही बनाया, फिर मिल्क का बटर बनाया, चीज़ बनाया, तो मिल्क का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जैसे अब अगला पॉइंट है डायरेक्ट डिमांड। तो जिसका वर्ड से ही अपने पता चल रहा है कि जिसका डिमांड मतलब डायरेक्टली हो, मतलब उसके लिए कोई और डिमांड, कोई और कमोडिटी का डिमांड का जरूरत नहीं है। जैसे कि डायरेक्ट डिमांड हुआ फूड, क्लोथ, हाउस, ये सब डायरेक्ट डिमांड होता है। अब अगला है डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड होता है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिमांड जो है वो डिराइव हुआ है। अब जैसे कि कोई साइकिल का कंपनी है तो उसमें वर्कर चाहिए, तो वर्कर का वहाँ पे डिमांड हो गया, पर असल में तो था साइकिल का। तो साइकिल का डिमांड की वजह से वर्कर का डिमांड डिराइव हो, उसको हम कहेंगे डिराइव डिमांड। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड की। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड उसको कहते हैं जिसका क्लोज सब्सटीट्यूट मिल जाए। जैसे कि अगर कॉफ़ी है तो उसका क्लोज सब्सटीट्यूट टी है, तो उस डिमांड में क्या होता है, अगर कॉफ़ी का प्राइस हाई होगा तो कॉफ़ी कम खरीदा जाएगा और टी ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो कॉफ़ी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो टी का डिमांड इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का। तो इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, अगर कोई एक हाउस होल्ड या फिर एक कंज्यूमर कोई डिमांड करता है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब अगर कोई एक ही हाउस होल्ड डिमांड करेगा तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। अब कहते हैं अब आते हैं मार्केट डिमांड पर। तो मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड हुआ है वो सबको ऐड करते हैं तो उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 3-4 हाउस होल्ड है, वो सबका हम लोग अगर मैंने डिमांड जो इंडिविजुअल डिमांड है सबका, वो सबको ऐड करेंगे तो उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। अब आते हैं डिमांड शेड्यूल पे। तो जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं अपना कि हमें इस टाइम पे ये करना है, वैसे ही डिमांड का भी शेड्यूल बनता है कि इस प्राइस में इतना क्वांटिटी बिका और भी आगे। तो डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड के लिए होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड के लिए होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में जो इंडिविजुअल, जैसे 30 रुपीज़ अगर कोई शुगर का प्राइस है तो उस टाइम में कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर उसको 1 kg खरीदता है शुगर, तो और उसके बाद 29 रुपीज़ है तो 2 kg खरीदता है, तो वो एक इंडिविजुअल का शेड्यूल बनता है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल, बहुत सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जोड़ने से मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलता है। अब अगला पॉइंट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, अगर हम लोग डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको डिमांड कर्व कहते हैं। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, मतलब डिमांड क्या क्या चीज़ पे डिटरमाइंड रहता है। तो डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिटरमाइंड नहीं रहता है, डिमांड बहुत सारी चीज़ पे डिटरमाइंड रहता है, जैसे पॉपुलेशन, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी और भी बाकी चीज़ें हैं। तो डिमांड का डिटर्मिनेंट दो भाग में बांटा गया है, एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल डिमांड क्या क्या चीज़ पे डिटरमाइंड है वो बताया गया, और मार्केट डिमांड फंक्शन में मार्केट डिमांड क्या क्या चीज़ पे डिटरमाइंड है वो बताया गया। तो इंडिविजुअल डिमांड, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब क्या दाम है उस कमोडिटी का। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो टॉपिक होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट या फिर दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि टी और कॉफ़ी ये सब क्लोज सब्स्टिट्यूट है, या फिर गुड़ और शुगर ये सब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसे कहते हैं जैसे कि जिसका एक अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो दूसरा का भी यूज़ करना होगा। जैसे टी और शुगर, चाय हम लोग लेते हैं तो उसके साथ चीनी भी ज़रूरत होता है, तो टी और शुगर होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अब थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर जितना इनकम होता है कंज्यूमर का उस पर भी डिटरमाइंड रहता है इंडिविजुअल डिमांड। फिर है अगला पॉइंट टेस्ट और प्रेफरेंस, मतलब अगर कोई कंज्यूमर उसको प्रेफर करता है तो उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो वो भी डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल डिमांड को। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड में सबसे पहला पॉपुलेशन, मतलब अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो ज़्यादा डिमांड होगा उस प्रोडक्ट, और कम रहेगा तो कम डिमांड होगा। अब अगला है सीजन एंड वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग ही कोई प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदा जाता है या कम खरीदा जाता है। अब थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब कि अगर कोई गुड में ज़्यादा ड्यूटी लगेगा तो वो प्रोडक्ट लोग कम खरीदना चाहेंगे, और अगर उसमें ड्यूटी कम लगेगा या ड्यूटी लगेगा ही नहीं तो वो ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, तो उसको गवर्नमेंट पॉलिसी कहते हैं। अब है अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इफ़ देर आर मोर पुअर पीपल द डिमांड फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ विल बी मोर, मतलब कि अगर ज़्यादा गरीब लोग रहेंगे तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ का डिमांड ज़्यादा रहेगा, और अगर ज़्यादा अमीर लोग रहेंगे तो लोग नेसेसिटी छोड़ के फिर कंफर्ट, लग्जरी, ये सब टाइप के प्रोडक्ट के पास जाने लगेंगे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और डिमांड दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो अब एजम्पशंस इसमें बताते हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड में कुछ मैंने माना गया है कि ये सब एजम्पशंस हैं, तो वो सब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब इसमें ये नहीं बताया गया कि अगर कोई कंज्यूमर इसको कोई एक प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है और दूसरा को कम, तो वो सब के बारे में नहीं बताया गया। फिर लॉ ऑफ डिमांड में ये माना जाता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं हुआ, मतलब कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेम रहा। फिर बताया जाता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज, मतलब रिलेटेड गुड्स मतलब कि जैसे हो गया कि चाय है और कॉफ़ी है तो दोनों में प्राइस का चेंज नहीं हुआ है, वो सब चीज़ हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में एजम्पशंस रखते हैं। और एक और है कि कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि बाद में उसका फ्यूचर में दाम घटेगा या बढ़ेगा, तो ये सब एजम्पशंस रखा गया लॉ ऑफ डिमांड में। अब अगला है एक्सप्लेनेशन, तो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया गया है, बुक में भी होगा, जैसे कि अगर प्राइस 10 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, और मान लीजिए प्राइस 8 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, मतलब अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, और अगर प्राइस 2 रुपीज़ है क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, और प्राइस 4 रुपीज़ है और क्वांटिटी डिमांडेड 8 है, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। यही चीज़ लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का, तो उसमें पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मतलब कि यूटिलिटी घटना। तो अगर मान लीजिए हमने एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया और उसे पिया, तो उसमें पहले बोतल में हमें जितना यूटिलिटी मिलेगा और दूसरा बोतल हम पियेंगे उसमें उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर हम जितना ज़्यादा कोई चीज़ का डिमांड को मतलब कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका यूटिलिटी घटते जाता है। अब सेकेंड पॉइंट है इनकम इफेक्ट, मान लीजिए कि अगर कोई कमोडिटी का दाम घट गया तो उससे जो कंज्यूमर है उसका रियल इनकम बढ़ जाएगा, मतलब कि दाम घटा तो उससे मनी कंज्यूमर सेव कर पाएगा, तो उस वजह से कंज्यूमर कोई और चीज़ जो हाई प्राइस में होगा वो जो नहीं पहले खरीद पा रहा था वो अब खरीद पाएगा। अब है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मान लीजिए कि अगर टी है तो उसका दाम अगर घट गया और कॉफ़ी है उसका दाम सेम रहा, तो टी का ज़्यादा डिमांड होगा और कॉफ़ी का कम हो जाएगा, ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद होता है चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, तो अगर प्राइस फॉल करेगा कोई चीज़ का तो ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट के जैसा ये जो इनकम इफेक्ट है, अगर प्राइस फॉल किया तो कंज्यूमर मनी सेव करेगा, उसका जो पहले खरीद नहीं पा रहा था वो चीज़ वो खरीद पाएगा। अब है डिफरेंट यूजेस, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई माने मिल्क है तो वो डिफरेंट यूज़ में डल सकता है, मान लीजिए कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया
और तो फिर उसको जो एसेंशियल चीज़ है उसी में यूज़ किया जाएगा, ना कि पहले जैसे मिल्क का कर्ड और चीज़ वो सब बन रहा था वो सब नहीं बना के एसेंशियल यूज़ में लिया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस जो लॉ में है। गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स आर दोज काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, मतलब गिवन गुड्स एक इंफीरियर गुड होता है, कंज्यूमर उसमें पहले ही मनी स्पेंड कर दिया चुका होता है, इसीलिए कंज्यूमर के पास उसके बाद फिर बहुत कम मनी बचता है, तो कंज्यूमर को सिर्फ वही खरीदना पड़ता है। गिवन गुड्स एक ऐसा गुड है जिसका डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। फिर बात करते हैं प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब कि लग्जरी गुड्स जैसे एसी, फ्रिज, तो वो सब एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड से। उन लोग का में जैसे गोल्ड, तो गोल्ड का दाम अगर बढ़ा हुआ भी है तो भी लोग खरीदेंगे, डिमांड उतना ही रहेगा या फिर डिमांड और बढ़ भी जाएगा। और फिर अब नेसेसिटीज़, तो नेसेसिटीज़ का जैसे कि अगर कोई नेसेसरी मेडिसिन है या फिर कोई फूड है तो वो कंज्यूमर को खाना ही होगा, चाहे वो हाई प्राइस में रहे चाहे लो प्राइस में रहे, तो वो सब लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन। अब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की। तो डिमांड दो फैक्टर से चेंज होता है, एक प्राइस की वजह से और दूसरा अदर फैक्टर्स की वजह से। तो पहले करते हैं चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस। तो उसमें है चेंज इन डिमांड दो टाइप का प्राइस की वजह से। पहला है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट जाएगा, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व है उस सेम डिमांड कर्व में ही मूव करेगा। हम बात करते हैं चेंज ऑफ डिमांड जो कि प्राइस के बिना मतलब अदर फैक्टर से होता है। तो वो टाइप का चेंज ऑफ डिमांड दो टाइप का होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब कि प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ गया, और डिक्रीज इन डिमांड मतलब प्राइस सेम है लेकिन डिमांड घट गया। तो ये सब का रीज़न क्या होता है, इन जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सब्सटीट्यूट गुड है जैसे टी और कॉफ़ी है, तो टी का दाम अगर बढ़ गया तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि टी से फिर लोग कॉफ़ी प्रेफर करेगा, कॉफ़ी सस्ता रहेगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, भले ही कॉफ़ी का प्राइस सेम रहेगा। तो वो कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अब मान लीजिए कि टी का प्राइस घट गया और कॉफ़ी का सेम है, तो कॉफ़ी का तो डिमांड घट जाएगा, भले ही कॉफ़ी का प्राइस सेम रहा, तो उसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन और योगा करें, इससे आपके पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट होगी। कीप स्माइलिंग एंड बी ब्लेस्ड।